इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 22 ऑफ डीबीएमएस और जो टॉपिक है दैट इज हैशिंग इन डीबीएमएस। तो सबसे पहले देखते हैं कि हैशिंग इन डीबीएमएस होता क्या है। In a huge database structure, it is very inefficient to search all the index values and reach the desired data। जो इंडेक्सिंग का मेथड है, तो जब यदि डेटाबेस स्ट्रक्चर बहुत ह्यूज होता है तो इवन उन इंडेक्स वैल्यूज से भी डाटा को लेना टाइम टेकिंग हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है। तो डायरेक्टली ऐसी कोई टेक्निक की हम डायरेक्टली उस लोकेशन तक पहुंच जाए जहाँ पे वो रिकॉर्ड सेव्ड है, तो वो टेक्निक ज्यादा बेटर होगी इंडेक्सिंग के कंपैरिजन में। तो इसीलिए एक नई टेक्निक हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज हैशिंग। हैशिंग टेक्निक इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डायरेक्ट लोकेशन ऑफ a डाटा रिकॉर्ड ऑन द डिस्क विदाउट यूजिंग इंडेक्स स्ट्रक्चर। किसी इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैशिंग टेक्निक से हम डायरेक्ट उस मेमोरी लोकेशन तक पहुंच जाएंगे जहां पे वो रिकॉर्ड एक्चुअली में सेव्ड है। तो टेक्निक होती क्या है देखते हैं। In this technique, data is stored at the data blocks whose address is generated by using the hashing function। किसी हैशिंग फंक्शन का यूज करके हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड का एड्रेस जनरेट कर लेते हैं कि जहाँ पे वो एक्चुअली में मेमोरी ब्लॉक में सेव करेंगे, और उसी हैशिंग हैशिंग फंक्शन का यूज करके हम उस एड्रेस को जान भी सकते हैं और डायरेक्टली फिर उस रिकॉर्ड को हम एक्सेस कर सकते हैं। The memory location where these records are stored is known as data bucket और data blocks। और जहाँ पे ये रिकॉर्ड स्टोर्ड रहते हैं मेमोरी में, तो उसको या तो डेटा बकेट कहते हैं या फिर डेटा ब्लॉक्स। In this, a hash function can choose any of the column value to generate the address। hash function का यूज हम किसी भी कॉलम पे कर सकते हैं, मतलब किसी भी कॉलम या एट्रीब्यूट पे, और उस हैश फंक्शन से फिर हम एड्रेस जनरेट कर लेते हैं और उसी एड्रेस पे फिर उस रिकॉर्ड को सेव किया जाता है मेमोरी लोकेशन पे। मोस्ट ऑफ द टाइम द हैश फंक्शन यूजेस द प्राइमरी की टू जनरेट द एड्रेस ऑफ द डाटा ब्लॉक। ज्यादातर केसेस में हैश फंक्शन क्या करता है, प्राइमरी की का ही यूज करता है एड्रेस जनरेट करने के लिए ऑफ द डाटा ब्लॉक। अ हैश फंक्शन इज अ सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन टू एनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन। एक हैश फंक्शन जो होता है ये ज्यादा कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा, कोई भी सिंपल सा मैथमेटिकल फंक्शन भी हो सकता है और कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन भी हो सकता है। वी कैन इवन कंसिडर द प्राइमरी की इटसेल्फ एज द एड्रेस ऑफ द डाटा ब्लॉक। और हम डायरेक्ट प्राइमरी की को भी एड्रेस ऑफ डाटा ब्लॉक ले सकते हैं। दैट मीन्स ईच रो हुज एड्रेस विल बी द सेम एज द प्राइमरी की स्टोर्ड इन द डाटा ब्लॉक। मतलब प्राइमरी की वाली वाली वैल्यू को ही हम एज एन एड्रेस भी ले लेते हैं और उसी मेमोरी ब्लॉक पे उस रिकॉर्ड को हम स्टोर कर देते हैं। तो जैसे देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये डाटा रिकॉर्ड्स है 98 103, ये सारी वैल्यूज हैं। और 98 वाला डाटा रिकॉर्ड जो है, सपोज ये प्राइमरी की को ही हमने एज एन एड्रेस ले लिया है, ठीक है। तो सपोज ये फर्स्ट कॉलम प्राइमरी की है, ये वाला कंप्लीट। वैसे तो इस टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं, लेकिन हमने क्या किया है, ये फर्स्ट कॉलम को ही एज एन एड्रेस ले लिया है, ठीक है। तो 98 यदि की वैल्यू है तो 98 एड्रेस, उस डाटा एड्रेस पे ही वो, उस मेमोरी एड्रेस पे ही वो कंप्लीट रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो ये डाटा बकेट एड्रेस हो गया, प्राइमरी की ही हो गई एक तरीके से, और ये रिमेनिंग जो भी उसका एक्चुअल डाटा है मेमोरी में। तो ये प्राइमरी की वैल्यूज, ये वही वैल्यूज है जो एक्चुअली में मेमोरी लोकेशन भी यही है। तो 98 जो रिकॉर्ड है जिसकी प्राइमरी की, तो 98 मेमोरी लोकेशन पे ही हमको मिलेगी, तो इसीलिए इसको कहा गया डाटा बकेट का एड्रेस। तो डाटा बकेट का एड्रेस यहाँ पे वही है जो प्राइमरी की वैल्यू है। इन पूरे को कहते हैं, ये एक्चुअली जहाँ पे सेव्ड है तो ये पूरे डाटा बकेट्स कहलाते हैं कि वहां पे ये रिकॉर्ड सेव्ड है। सारे मेमोरी के उन लोकेशंस को ब्लॉक्स कहते हैं या फिर डाटा बकेट्स कहते हैं। 103 पे देखिए, ये डायरेक्ट 103 वाली लोकेशन पे पूरा रिकॉर्ड है। देन 106 पे ये 106 वाला पूरा रिकॉर्ड है। 104 पे डायरेक्ट ये, तो प्राइमरी की जो वैल्यू वही मेमोरी लोकेशन की भी वैल्यू है। सो ये तो हो गया प्राइमरी की का यूज एज एन एड्रेस। तो जो अबव डायग्राम, मतलब जो प्रीवियस डायग्राम हमने देखा, द अबव डायग्राम शोज डाटा ब्लॉक एड्रेसेस सेम एज प्राइमरी की वैल्यू। तो यहाँ डाटा ब्लॉक का एड्रेस भी बिल्कुल सेम है प्राइमरी की वैल्यू के बराबर। दिस हैश फंक्शन कैन ऑल्सो बी अ सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन लाइक। तो हैश फंक्शन का यदि हम यूज करते हैं
तो कुछ सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस क्या हो सकते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल हो सकता है, मॉड हो सकता है, कॉस हो सकता है, साइन एक्सेट्रा, ये सब। सपोज अब एक एग्जांपल लेते हैं हैश फंक्शन का। सपोज मॉड 5 करके हमने एक हैश फंक्शन ले लिया टू डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ द डाटा ब्लॉक। पर्टिकुलर डाटा ब्लॉक का एड्रेस डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या हैश फंक्शन ले लिया, मॉड 5। मॉड 5 मतलब वो उस जिस भी कॉलम की वैल्यू को लेंगे उसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, और मॉड्यूलस का मतलब होता है जब डिवाइड बाय 5 करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही एज एन इंडेक्स हम यूज करेंगे। इन दिस केस इट अप्लाई, सपोज मॉड 5 हैश फंक्शन है और हमने किस वाले कॉलम पे अप्लाई किया, प्राइमरी की वाले कॉलम पे। इन दिस केस it applies mod 5 hash function on the primary keys and generates, जब प्राइमरी कीज पे जनरेट करेंगे तो वैल्यू हमें क्या क्या मिलेगी, मतलब रिमाइंडर क्या क्या आएगा, 3 3 1 4 एंड 2 एंड रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन दोज डाटा ब्लॉक एड्रेसेस, और उन्हीं डाटा ब्लॉक एड्रेसेस पे ये रिकॉर्ड स्टोर्ड रहेंगे। जैसे देखिए ये प्राइमरी कीज है तो 98 है, सपोज प्राइमरी की वैल्यू क्या है 98। तो हमने फंक्शन क्या लिया था, मॉड, हैश फंक्शन क्या लिया है, मॉड 5। इस हैश फंक्शन को हम प्राइमरी की के हर वैल्यू पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 98, तो मॉड 5 98 डिवाइडेड बाय 5 करिए तो जो रिमाइंडर आएगा 98। मॉड 5 का मतलब होता है मॉड्यूलस, ये जो परसेंट का साइन हम यूज करते हैं, एक्चुअली परसेंट नहीं, प्रोग्रामिंग या डीबीएमएस में ये मॉड का मतलब होता है जब 98 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखते हैं, इनटू पहले कर लेते तो कितना आएगा 5। चलिए इसको इस तरीके से हम डिवाइड करके दिखाते हैं। 98 है और उसको आप 5 से डिवाइड करिए तो 5 1 5, ठीक है, 6 7 8 9 48 हो गया। ठीक है, देखिए इसको ऐसे बेटर होगा, इस तरीके से क्रॉस करके ही करते हो, ज्यादा बेटर टेक्निक है। 5 5 1 5 5 8 जा 5 9 जा 45, 5 इंटू 9 45, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 45 46 47 48, तीन रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसीलिए कौन सी मेमोरी लोकेशन पे सेव्ड रहेगा, थर्ड। फिर 104 का करके देखते हैं, मॉड 5 करिए तो मॉड 5 जब अप्लाई करेंगे हैश फंक्शन किसके ऊपर, 104 के ऊपर, तो 104 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। तो इसकी मेमोरी लोकेशन क्या रहेगी, 4। इसका जो एड्रेस जनरेट हुआ फोर्थ एड्रेस होगा मेमोरी ब्लॉक में। ऐसे ही 106 पे मॉड 5 करिए तो 106 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसलिए 106 वाला रिकॉर्ड 1 वाली एड्रेस, इसको 1 वाला ब्लॉक मिल जाएगा। फिर 102 को 5 से डिवाइड करिए तो 102 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 फाइन। तो ये 2 वाले पे सेव्ड हो गया, यहाँ पे 2 वाले लोकेशन से ये मतलब कनेक्ट हो गया, इसका एड्रेस यही रहेगा मेमोरी ब्लॉक पे। ऐसे ही 5 है 6 है तो देखिए यहाँ पे अब ये कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा, तो एड्रेस हो गया, फिर ये कंप्लीट रिकॉर्ड, तो 1 पे क्या रहेगा, ये 10 106 वाला भी 1 पे है, और 10, देखिए कई बार क्या होता है एक ही जैसा रिकॉर्ड, तीन वैल्यू जनरेट यदि दो रिकॉर्ड्स की हो रही है सपोज, तो हम क्या करेंगे, जैसे 3 रिमाइंडर एक बार आ गया, सपोज आलिया वाले के लिए आया 98 रिकॉर्ड के लिए, 103 का भी रिमाइंडर क्या आएगा जब 5 से हम डिवाइड करेंगे, आप करके देखिए, तो इसका मॉड्यूलस भी क्या आएगा, 3, रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो 3 तो हमारा दो का आया है ना, एक तो 98 का भी और 103 का भी, तो हम क्या करेंगे 98 को तो 3 पे हमने लोकेशन पे स्टोर कर दिया, फिर इसी लोकेशन पे लिंक कर देंगे दूसरे वाले रिकॉर्ड को जो जिसका रिमाइंडर 3 है, तो 3 वाले सारे इस तरीके से लिंक रहेंगे आपस में सिक्वेंशियल फॉर्म में।
और ऐसे ही टू यदि 2-3 बार जनरेट हो रहा है, एक चेन सी बन जाती है रिकॉर्ड्स की। बट ये एक तरीके का फॉल्ट है, तो इसको हम रेक्टिफाई करेंगे आगे कि ताकि ये चेनिंग इफेक्ट ना आए। जैसे एक ही लोकेशन पे बहुत रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो बहुत सारी चेन बन जा रही है रिकॉर्ड्स की उसी पे, तो ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। इस चेन के बजाय हम कुछ और तरीका देखेंगे। तो अब उसको सॉल्व करने का देखेंगे आगे क्या तरीका है। अब टाइप्स ऑफ हैशिंग, हैशिंग दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक हैशिंग एंड डायनामिक हैशिंग। So let's talk about both these types, static and dynamic hashing. Static hashing में क्या होता है? In static hashing, the resultant data bucket address will always be the same. जो resultant data bucket का एड्रेस है वो हमेशा सेम रहेगा, जो भी जनरेट हुआ हमारा हैश फंक्शन से। That means if we generate an address for suppose employee ID, जैसे हमने पीछे देखा 103 के लिए यदि हम एड्रेस जनरेट करेंगे यूजिंग दी हैश फंक्शन, मॉड 5 हैश फंक्शन का यूज करके यदि एम्प्लॉय आईडी 103 पे मॉड 5 अप्लाई करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था 3। तो उसका बकेट का एड्रेस क्या होगा? इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन सेम बकेट एड्रेस 3। यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। दे हेंस here there will be no change in the bucket address. Hence, in this static hashing, the number of data buckets in memory remains constant throughout, और जो total number of data buckets है वो constant रहती है throughout in the case of static hashing. In this example, we will have 5 data buckets in the memory used to store the data. तो ये जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे इसमें फिक्स्ड कितनी डाटा बकेट्स होंगे? 5 डाटा बकेट्स मेमोरी में, और हमारा डाटा सफिशिएंटली उन डाटा बकेट्स में स्टोर हो जाएगा। जैसे देखिए ये रिकॉर्ड्स है हमारी, ये प्राइमरी की वैल्यूज है। सपोज उसी कॉलम पे हम हैश फंक्शन का यूज करें, मॉड का यूज किया था हम तो जैसे इन चारों के लिए तो ये 1 2 3 4 ऐसे आ गया था लिंक होके। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। ये तो डाटा बकेट एड्रेस हो गया, फिर ये एक्चुअल डाटा इन मेमोरी है, और ये कंप्लीट डाटा बकेट एड्रेस और एक्चुअल डाटा ही मिलके नहीं, इसी कंप्लीट को कहते हैं डाटा बकेट्स इन मेमोरी। अब ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं स्टैटिक हैशिंग में? ऑपरेशंस ऑफ स्टैटिक हैशिंग, पहला है सर्चिंग अ रिकॉर्ड, फिर है इंसर्ट अ रिकॉर्ड। तो पहले सर्चिंग अ रिकॉर्ड देखते हैं। व्हेन अ रिकॉर्ड नीड्स टू बी सर्च्ड, देन द सेम हैश फंक्शन रिट्रीव्स द एड्रेस ऑफ द बकेट वेयर द डाटा इज स्टोर्ड। वही हैश फंक्शन का यूज करके हम एड्रेस को जनरेट कर लेंगे कि कौन से डाटा बकेट पे वो स्टोर्ड है, किस एड्रेस पे। तो सर्चिंग के लिए भी हैश फंक्शन का यूज करेंगे हम, उसी सेम हैश फंक्शन होना चाहिए। यदि मॉड 5 है तो मॉड 5 का यूज करेंगे। किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू द टेबल, देन वी विल जनरेट एन एड्रेस फॉर अ न्यू रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द हैश की एंड रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन दैट लोकेशन। कोई भी नया रिकॉर्ड आएगा उसको भी वैसे ही उसकी की पे हम हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो भी वो एड्रेस जनरेट होगा वहां पे उस लोकेशन पे उस रिकॉर्ड को सेव कर दिया जाएगा। डिलीट अ रिकॉर्ड, इसमें भी हैश फंक्शन का यूज करके वो एड्रेस मिल जाएगा, फिर वहां से रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जाएगा। To delete a record, we will first fetch the record which is supposed to be deleted. हम पहले उस रिकॉर्ड को फेच करेंगे जो रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है। Then we will delete the records for that address in memory. फिर हम उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे उस एड्रेस से। फिर किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना तो ऐसे ही हैश फंक्शन के थ्रू हम उस रिकॉर्ड तक पहुंचेंगे और फिर उस पर जो भी अपडेशन करना है वो कर लेंगे। टू अपडेट अ रिकॉर्ड वी विल फर्स्ट सर्च इट यूजिंग अ हैश फंक्शन, से सर्च कर लेंगे उसको, एड्रेस एड्रेस मिल जाएगा कि किस मेमोरी लोकेशन पे वो सेव्ड है। उस एड्रेस पे जाके फिर उस रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे, एंड देन द डाटा रिकॉर्ड इज अपडेटेड। If you want to insert some new record into the file, but the address of a data bucket generated by the hash function is not empty, और डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दैट एड्रेस। देखो क्या होता है, हम जब कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं फाइल में, लेकिन वो एड्रेस जो कि हैश फंक्शन से जनरेट हुआ वो एम्प्टी नहीं है, डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो उसमें फिर हमें क्या करता है, वो चेनिंग का जो इफेक्ट था ना, मतलब उसी से कनेक्ट करके वो रिकॉर्ड हमें सेव करना पड़ेगा। जैसे ये था यहाँ पे चेनिंग, 103 का 98 में भी 3 रिमाइंडर आ रहा था, तो 3 लोकेशन पे तो ऑलरेडी डाटा है। फिर एक नया रिकॉर्ड 103 जब हम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो 103 का भी जो मॉड्यूलस था मॉड 5 करने के बाद 3 रिमाइंडर आया, तो वो भी 3 लोकेशन पे ही आएगा, बट 3 तो ऑलरेडी फिल्ड है। तो वो इसी से कनेक्ट होके इसको इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा इसी से, और
ऐसे चेन की तरह ही आपस में रिकॉर्ड्स कनेक्ट हो जाएंगे, और भी कोई नया रिकॉर्ड आएगा जो थर्ड लोकेशन जिसका मतलब हैश फंक्शन यूज करके 3 आएगा, तो उसको फिर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स को चेन कर दिया जाएगा, एक के बाद एक कनेक्ट कर दिया जाएगा उसी लोकेशन पे। तो इसी इफेक्ट को चेनिंग कहते हैं। तो देखिए ये वही चीज लिखी हुई है। इफ यू वांट टू इंसर्ट सम न्यू रिकॉर्ड इनटू द फाइल बट द एड्रेस ऑफ अ डाटा बकेट जनरेटेड बाय द हैश फंक्शन इज नॉट एम्प्टी। वो एड्रेस एम्प्टी नहीं है, जैसे 3 जो एड्रेस था वो एम्प्टी नहीं था, उस पर ऑलरेडी कोई डाटा था और डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दैट एड्रेस। ऐसे सिचुएशन को कहते हैं बकेट ओवरफ्लो। दिस सिचुएशन इन द स्टैटिक हैशिंग इज कॉल्ड, मतलब बकेट ओवरफ्लो कर गई है, भर चुकी है वो। ओवरफ्लो मतलब फिर उसी लोकेशन पे कनेक्ट कर रहे हैं हम रिकॉर्ड्स को, तो उसी को कहते हैं ओवरफ्लो हो जाना बकेट का। सो दिस सो स्टैटिक हैशिंग में जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है? बकेट ओवरफ्लो की। So this situation in the static hashing is known as bucket overflow. This is a critical situation in this method, और ये static hashing की एक critical situation मानी जाती है। इसी को ओवरकम करने के लिए हम फिर किसी और टेक्निक्स का यूज करते हैं। देखिए, टू ओवरकम दिस सिचुएशन, ये जो बकेट ओवरफ्लो की सिचुएशन अराइज हुई, इसी को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो कुछ कॉमनली यूज मेथड्स जो है वो है ओपन हैशिंग एंड क्लोज हैशिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले ओपन हैशिंग देखते हैं। ओपन हैशिंग में क्या होता है? When a hash function generates an address at which data is already stored, then the next bucket will be allocated to it. This mechanism is called as linear probing. इसमें क्या हो गया, भी सेम एड्रेस जनरेट हो रहा तो वो उसी पे लिंक ना करके नेक्स्ट जो भी फ्री लोकेशन मिलेगी, जो भी फ्री डाटा बकेट मिलेगी, तो उसको वो अलॉट कर दिया जाता है वो एड्रेस। तो लीनियर प्रोबिंग हो रही है ना, एक सीरीज में देख लीनियरली देखा जाएगा कि कौन सी नेक्स्ट वाली बकेट खाली है, उस वो फिर अलॉट हो जाती है। तो ऐसे मैकेनिज्म को कहते हैं लीनियर प्रोबिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज R3 इज अ न्यू एड्रेस विच नीड्स टू बी इंसर्टेड। R3 इज द न्यू, ये एड्रेस नहीं, ये रिकॉर्ड लिखिए आप। ठीक है, सपोज R3 नाम का एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को हमको इंसर्ट करना है टेबल में। द हैश फंक्शन जनरेट्स एड्रेस। तो इसका क्या एड्रेस जनरेट करेंगे? हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे इस पे। तो हैश फंक्शन जनरेट्स एड्रेस एज 112 फॉर R3। R3 के लिए भी सपोज सेम एड्रेस जनरेट हो रहा है और ये जनरेटेड एड्रेस ऑलरेडी फुल है। सपोज 112 एड्रेस जनरेट हुआ और ये ऑलरेडी कोई पहले से रिकॉर्ड है इस पे, तो इससे नेक्स्ट देखा जाएगा कि कौन सा एम्प्टी है। तो सो द सिस्टम सर्चेस नेक्स्ट अवेलेबल डाटा बकेट, जो भी फ्री डाटा बकेट अवेलेबल होगी उसको देखा जाएगा, और नेक्स्ट फ्री अवेलेबल सपोज 113 है, तो फिर वो R3 रिकॉर्ड को हम कहाँ एलोकेट कर देंगे? 113 पे। हैश वैल्यू से तो सपोज एड्रेस 112 आया था, लेकिन हमने उसको 112 हमें खाली ही नहीं मिला, तो हम फिर लीनियरली सर्च करेंगे कि कौन सी नेक्स्ट बकेट खाली, तो 113 बकेट खाली यदि मिलती है तो R3 रिकॉर्ड को वहीं पे असाइन कर देंगे। जैसे एक डाटा रिकॉर्ड R3 है, ये नया रिकॉर्ड है, हैश फंक्शन हमने अप्लाई किया और सपोज उसकी ये सपोज मान लीजिए कि 110 जनरेट हो रही। यहाँ तो हमने 112 लिख दिया था, बट एक इसको थोड़ा सा आप रेक्टिफाई करिए, क्योंकि पीछे डायग्राम में भी 110 दिया है, तो लेट्स स्टॉप कि 110 ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो सपोज इसका 110 जनरेट हुआ, बट हमें नेक्स्ट फ्री लोकेशन 111 भी फ्री नहीं मिली, 112 भी नहीं, 113th मिली डाटा बकेट, तो उसको एलोकेट हो जाएगा ये रिकॉर्ड। 110 पे सपोज रिकॉर्ड है ऑलरेडी, तो वो नेक्स्ट फिर लीनियर प्रोबिंग करेगा कि नेक्स्ट एम्प्टी सेल कौन सा, एम्प्टी एड्रेस कौन सा है, एम्प्टी बकेट उसको 113th मिली, तो ये रिकॉर्ड किसको असाइन हो जाएगा? ये वाले 113 को। ठीक है, तो ये होता है लीनियर प्रोबिंग। तो यहाँ हमने जो बकेट ओवरफ्लो था उस कंडीशन को इस तरीके से भी हम ओवरकम कर सकते लीनियर प्रोबिंग से। एंड व्हेन बकेट्स आर फुल, अब एक क्लोज हैशिंग मेथड है, तो व्हेन बकेट्स आर फुल देन अ न्यू डाटा बकेट इज एलोकेटेड फॉर द सेम हैश result and is linked after the previous one. This mechanism is known as overflow chaining. ये overflow chaining हो गई। यदि बकेट्स फुल है तो न्यू डाटा बकेट एलोकेट हो जाएगी सेम हैश रिजल्ट के लिए और उसको लिंक कर दिया जाएगा प्रीवियस वन से। जैसा हमने पहले देखा वो चेनिंग का इफेक्ट।
वो भी एक सॉल्यूशन है। देखिए, जैसे हमने वो एक रिकॉर्ड पीछे देखा था ना, यहाँ पे फिल है तो हम उसको एक एकदम अलग डाटा बकेट में डाल देंगे 110, फिर 110 से ही लिंक कर देंगे उसको, ठीक है। तो एक चेनिंग इफेक्ट आ गया यहाँ पे, तो इसको ओवरफ्लो चेनिंग कहते हैं। ओवरफ्लो, जैसे ही बकेट ओवरफ्लो होगी तो हम कौन सा इफेक्ट यूज कर देंगे, चेनिंग का। उसी लोकेशन पे हम एज अ चेन नए रिकॉर्ड्स को कनेक्ट करते जाएंगे। So when buckets are full, then a new data bucket is allocated for the same hash result and is linked after the previous one. This mechanism is known as overflow chaining. For example, suppose R3 is a new address which needs to be inserted into the table. R3 suppose new address है जो कि insert करना पड़ेगा टेबल में। मतलब R3 देखिए न्यू एड्रेस है, इसको भी रिकॉर्ड करिए, ये गलत लिखा है। ये नया रिकॉर्ड है, समटाइम्स हो जाता है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंट मिस्टेक। तो ये R3 नया रिकॉर्ड है जिसको टेबल में इंसर्ट करना है। और सपोज हैश फंक्शन से 110 जनरेट हुआ एड्रेस, लेकिन ये बकेट सपोज फुल है, इसमें नया डाटा नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, एक नई बकेट में इस डाटा को इंसर्ट कर देंगे एंड उस बकेट को कनेक्ट कर देंगे 110 वाली बकेट से, लिंक लिस्ट, जो एक लिंक लिस्ट वाला या सिक्वेंशियल तरीका है उससे। In this case, a new bucket is inserted at the end of 110 buckets, 110 वाली लोकेशन पे जो बकेट है, जो रिकॉर्ड है, और उस इस बकेट को भी उस बकेट से कनेक्ट कर देंगे एंड इज लिंक्ड टू इट। वही जैसे न्यू रिकॉर्ड है R3, हैश फंक्शन से सपोज 110 जनरेट हुआ, बट 110 पे ऑलरेडी रिकॉर्ड है, तो हम फिर 110 बकेट का नाम ही देंगे और ये दूसरी बकेट में पूरा रिकॉर्ड, लेकिन इस 110 पे ही इसको लिंक कर दिया हमने, तो इसका लोकेशन भी 110 ही कहलाएगा। बट ये चेनिंग इफेक्ट है, सबसे पहले ये रिकॉर्ड आएगा, फिर इसका नंबर आएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ओवरफ्लो चेनिंग। ये भी एक सॉल्यूशन है बकेट ओवरफ्लो को ओवरकम करने का। सो हमने स्टैटिक हैशिंग देख लिया, अब हम डायनेमिक हैशिंग देखेंगे। सो द डायनेमिक हैशिंग मेथड इज यूज्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टैटिक हैशिंग, लाइक अब बकेट ओवरफ्लो की जो प्रॉब्लम आ रही थी स्टैटिक हैशिंग में, तो उसको वैसे तो ओवरकम करने का हमने देखा ओपन हैशिंग, क्लोज हैशिंग, बट डायनेमिक हैशिंग भी एक तरीका है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड डाटा बकेट्स ग्रो और श्रिंक एज द रिकॉर्ड्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इसमें डाटा बकेट ग्रो भी कर सकती है और जैसे स्टैटिक हैशिंग में क्या था, डाटा बकेट का साइज वो फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे डाटा बकेट जो है वो ग्रो भी कर सकती है और श्रिंक भी, बेस्ड ऑन कि रिकॉर्ड इंक्रीज हो रहा है तो डाटा बकेट ग्रो कर जाएगी और रिकॉर्ड्स डिक्रीज हो रहे हैं तो श्रिंक कर जाएगी। सो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेबल हैशिंग मेथड। इसी को एक्सटेंडेबल हैशिंग मेथड भी कहा जाता है, मतलब डाटा बकेट एक्सटेंड हो जा रही है और टाइम आने पे श्रिंक भी हो जा रही है यदि रिकॉर्ड्स कम हो जा रहे तो। दिस मेथड मेक्स हैशिंग डायनेमिक, दैट इज इट अलाउज इंसर्शन और डिलीशन विदाउट रिजल्टिंग इन पुअर परफॉर्मेंस। तो ये मेथड क्या करता है, हैशिंग को डायनेमिक कर देता है और ये क्या अलाउ करता है, इंसर्शन और डिलीशन को बिना परफॉर्मेंस के गिरे हुए, बिना पुअर परफॉर्मेंस के, परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहेगी और इंसर्शन और डिलीशन भी अलाउड रहेगा। अब एक की को कैसे सर्च करेंगे, तो सबसे पहले वही हैश एड्रेस करना पड़ेगा, मतलब उस पर्टिकुलर प्राइमरी की को या उस कॉलम को, उस रिकॉर्ड को कैसे सर्च करेंगे, तो हम हैश एड्रेस, उस की पे हैश फंक्शन को अप्लाई करके जो भी हैश एड्रेस जनरेट होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे पहले। सो फर्स्ट कैलकुलेट द हैश एड्रेस ऑफ द की, फिर चेक हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन द डायरेक्टरी एंड दीज बिट्स आर कॉल्ड एज आई। हम देख लेंगे कि डायरेक्टरी में कितनी बिट्स यूज हुई हैं और इन बिट्स को सपोज हम आई नाम दे दे रहे हैं। टेक द लिस्ट सिग्निफिकेंट आई बिट्स ऑफ द हैश एड्रेस, हम पूरे हैश एड्रेस की जो लिस्ट सिग्निफिकेंट आई बिट्स है वो हम ले लेंगे और उसी को इंडेक्स के तौर पे हम यूज करेंगे। दिस गिव्स एन इंडेक्स ऑफ द डायरेक्टरी। नाउ यूजिंग द इंडेक्स गो टू द डायरेक्टरी एंड फाइंड बकेट एड्रेस वेयर द रिकॉर्ड माइट बी। तो उस इसी को इंडेक्स के रूप में यूज करके हम फिर डायरेक्टरी पे जाएंगे और बकेट एड्रेस फाइंड करेंगे जहां पे रिकॉर्ड हो सकता है। देखिए अभी तो ये पॉइंट सिर्फ आप सिर्फ सुनते जाइए, जस्ट लिसन और देखते जाइए, रीड कर लीजिए एक बार। आगे विद एग्जांपल बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी रीड आउट फर्स्ट। तो ये था कैसे की को सर्च करेंगे और इंसर्ट कैसे करेंगे न्यू रिकॉर्ड को।
So firstly, you have to follow the same procedure for retrieval ending up in some bucket. मतलब जैसे रिट्रीवल के टाइम एटलीस्ट वो फाइंड आउट करेंगे कि क्या डाटा बकेट है, कहाँ पे वो पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ वो रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना चाहिए। यूजिंग हैश एड्रेस हम फाइंड कर लेंगे उस एड्रेस को, हैश फंक्शन का यूज करके हैश एड्रेस फाइंड कर लेंगे। इफ देयर इज स्टिल स्पेस इन दैट बकेट देन प्लेस द रिकॉर्ड इन इट। यदि उस बकेट में स्पेस है तो रिकॉर्ड को वहां प्लेस कर देंगे। एंड इफ द बकेट इज फुल देन वी विल स्प्लिट द बकेट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द रिकॉर्ड्स। यदि बकेट फुल है तो हम बकेट को क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे और रिकॉर्ड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ग्रुपिंग ऑफ कीज। सपोज ये कीज है और इस पे हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया, तो ग्रुपिंग ऑफ कीज इनटू ये बकेट एलोकेट हुई है इसी एड्रेस की, डिपेंडिंग ऑन द प्रेफिक्स ऑफ देयर हैश एड्रेस। अब हम क्या करेंगे, लास्ट टू बिट्स लेंगे। तो लास्ट टू बिट्स 2 और 4 के लिए लास्ट टू बिट्स क्या है, 0 0। ये देखिए, ये लास्ट टू बिट्स लेंगे हम। तो ये दोनों किस पे जाएंगे, बकेट B0 में। तो 2 और 4 कहाँ चले गए, बकेट B0 में। फिर लास्ट टू बिट्स जो 5 और 6 है, ये 5 और 6, लास्ट टू बिट्स ऑफ 5 और 6 के लास्ट टू बिट्स क्या है, हम ऐसे ऐसे चलेंगे जैसे 0 0, फिर 0 1, लास्ट टू बिट्स जिसकी 0 1 है, फिर 1 0 किसकी है, फिर 1 1 किसकी है। तो बकेट की नंबरिंग भी फिर ऐसे, ये 0 0 मतलब इसको जब डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब 0 होता है, ये 1 है, ये बकेट 2 है, इसकी वैल्यू भी क्योंकि डेसिमल में 2 ही आएगी। 1 1 का मतलब होता है इसको बकेट 3 कह देंगे हम, ठीक है। तो लास्ट टू बिट्स 5 और 6 की लास्ट टू बिट्स क्या होंगी, 0 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। 0 1 0 1 है तो इन दोनों को बकेट B1 पे एलोकेट कर देंगे। सो इट विल गो इनटू बकेट B1। फिर लास्ट टू बिट्स, अब 1 0 देखेंगे किसका है। लास्ट टू बिट्स 1 0 एक तो 3 की है एंड 1 की है। तो द लास्ट टू बिट्स ऑफ 1 and 3 आर 1 0, सो इट विल गो इनटू, अब बकेट B2 में कौन जाएगा, 1 0 लास्ट टू बिट्स वाले, मतलब 1 and 3। अब 7 और 11 रह गए, नहीं 7 रह गया सिर्फ। तो लास्ट टू बिट्स 7 के क्या है, 1 1। द लास्ट टू बिट्स ऑफ 7 आर 1 1, सो ये जाएगा बकेट B3 पे। ठीक है, तो बकेट 0 1 2 3 ऐसे हम नाम देंगे। तो बकेट B0 B1 B2 B3 पे हमने इनको स्टोर कर दिया। ये देखिए, ये डाटा बकेट्स हो गई, ये डाटा रिकॉर्ड्स हो गई। लास्ट टू बिट्स जिसकी 0 0 है, किस किस की है, 2 और 4 की, तो उनको कौन सी बकेट एलोकेट हो गई, बकेट 0। फिर 0 1 लास्ट टू बिट्स किसके, 5 और 6 की, ये दोनों कहाँ लोकेट हो गए, B1 बकेट पे। फिर 1 0 लास्ट टू बिट्स 1 और 3 की है, तो ये इनको कौन सी बकेट एलोकेट हो गई, B2। और 1 1 की लास्ट बिट 7 7 की, मतलब 1 1 जो लास्ट टू बिट्स वो किसकी है, 7 की, तो इसको बकेट B3 एलोकेट हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम सपोज एक की 9 हमको इंसर्ट करनी है और उसका हैश एड्रेस सपोज ये जनरेट हुआ, इस अबव स्ट्रक्चर पे हमें सपोज ये इंसर्ट करनी, तो इसकी भी लास्ट टू बिट्स कितनी है, 0 1। अब 0 1 मतलब ये वाली 0 1 तो ऑलरेडी 5 और 6 है, दो रिकॉर्ड्स अभी कहाँ है लोकेटेड है, बकेट B1 में। तो हम देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। सिंस की 9 हैश एड्रेस 1 0 0 0 1, इट मस्ट गो इनटू द फर्स्ट बकेट। तो B1 बकेट पे जाना चाहिए क्योंकि 0 1 लास्ट टू बिट्स वाले तो बकेट B1 पे है, देखिए, तो इसको भी B1 में ही जाना चाहिए। लेकिन बकेट B1 फुल है तो ये स्प्लिट हो जाएगी, इसको हम स्प्लिट कर देंगे। द स्प्लिटिंग विल सेपरेट। अब स्प्लिटिंग के बाद यहाँ 3 कैंडिडेट्स आ गए, 5 9 और 6। तो 5 9 और 6 में अब हम देखेंगे, देखिए ये 5 हो गया, 6 हो गया, और 9 का हमने क्या लिखा था, 1 0 0 1, ये था ना हैश एड्रेस। अब हम देखिए 9 का इतना हो गया और हमारे पास क्या था, 5 और 6 का भी 0 1 है, तो हम लिख देते हैं 5 6। 5 का क्या है, 0 1 0 0 1, ठीक है। और 6 का कितना है, 1 0
101 फाइन। अब देखिए दोनों इन सब की लास्ट टू बिट्स तो सेम है। अब हम लास्ट टू ना लेके लास्ट थ्री बिट्स लेंगे। तो लास्ट थ्री बिट्स किस किस की सेम है? 5 की सेम है और इधर 9 की सेम है। इसका मतलब 6 को हम डिफरेंट बकेट एलोकेट करेंगे। ये रही 6। तो इन दोनों अब 9 बकेट को रहने देंगे और 6 को यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि 5 और 9 सिमिलर लग रहे लास्ट थ्री बिट्स। तो हम इधर देखिए 5 6 था लेकिन 9 भी आ गया था। लेकिन 5 और 9 की लास्ट थ्री बिट्स सब सेम आ रही है। तो हम 5 और 9 को रख लेंगे और 6 को देखेंगे कि कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो वही चीज लिखी हुई है। द स्प्लिटिंग विल सेपरेट 5 9 एंड 6 since last three bits of 5 और 9 की लास्ट थ्री बिट्स सेम आ रही है 001। सो इनको बकेट B1 में ही रहने देंगे। सो इट विल गो इनटू बकेट B1 एंड द लास्ट थ्री बिट्स ऑफ 6 की लास्ट थ्री बिट्स क्या है 101। इसको फिर एक नई बकेट एलोकेट कर देंगे। उसका नाम होगा बकेट B5। जैसे देखिए B1 B2 B3 ये तो है ही। अब बकेट B5 क्यों एलोकेट होगी 9 को? जब ये 101 को आप ये करेंगे ना कैलकुलेट 101 का डेसिमल फॉर्म में जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 5। इसलिए इसको कौन सी बकेट एलोकेट हो गई B5। ठीक है, सीधा B5 बकेट एलोकेट हो जाएगी लास्ट थ्री बिट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके। फिर कीज 2 एंड 4 तो उसी में रहेंगे B0 में क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी यार कोई नया रिकॉर्ड है नहीं यहाँ। तो कीज 2 एंड 4 आर स्टिल इन B0। द रिकॉर्ड इन B0 पॉइंटेड बाय 000 एंड 100 एंट्री बिकॉज लास्ट टू बिट्स इसकी 00 है। फिर औरों में तो क्लैश है ही नहीं ना। कीज 1 3 भी अपनी लोकेशन पे है B2 पे। Keys 1 and 3 are still in B2. The record in B2 pointed by the 010 and 110 entry because last two bits of both the entry are 10। इनकी लास्ट टू बिट्स 10 है। फिर है की 7 आर स्टिल इन B3। ये B3 पे है बकेट। द रिकॉर्ड इन B3 पॉइंटेड बाय द 111 और 011 एंट्री बिकॉज लास्ट टू बिट्स ऑफ बोथ द एंट्री आर 11। तो बाकी तो पहले की तरह बस ये 5 और 9 और 6 क्लैश कर रहे थे तो 5 और 9 को हमने एक में रख लिया और 6 को एक नई बकेट मिल गई वो है बकेट B5। देखिए यहाँ पे डेटा 3 बिट्स के कंपैरिजन करेंगे तो रिकॉर्ड 2 और 4 को B0 देंगे बकेट B0। और क्योंकि 2 और 4 का ही हैश एड्रेस में लास्ट में 0 ये बिट्स हैं और फिर 100 ये 2 ये फोर्थ रिकॉर्ड हो गया। 2 और 4 को बकेट B0 में रखेंगे और B1 में आएंगे लास्ट में जिसके 01 एंड 10 है। 01 एंड फिर 9 है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर 5 और 9 ये आ जाएगा। इसकी 9 की लास्ट बिट्स भी 001 थी। इस तरीके से ये प्रीवियस रिकॉर्ड्स तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे और ये सिक्स रिकॉर्ड जो कि यहाँ था पहले इसको यहाँ से निकाल के यहाँ नया 9 आ गया और 6 फिर B1 बकेट को छोड़ के कहाँ जाएगा B5 बकेट में। अब एडवांटेजेस क्या है डायनेमिक हैशिंग के? इन दिस मेथड द परफॉर्मेंस डज नॉट डिक्रीज एज द डाटा ग्रोज इन द सिस्टम। कितना भी डाटा ग्रो हो जाए लेकिन इसकी परफॉर्मेंस नहीं डिक्रीज होती है। इट सिंपली इंक्रीजेस द साइज ऑफ मेमोरी टू अकोमोडेट द डाटा। ये मेमोरी की साइज को बढ़ा देता है डाटा को अकोमोडेट करने के लिए। इन दिस मेथड मेमोरी इज वेल यूटिलाइज्ड एज इट ग्रोज एंड श्रिंक्स विद द डाटा। देयर विल नॉट बी एनी अनयूज्ड मेमोरी लाइंग। यहाँ पे मेमोरी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाटा डाटा यदि ज्यादा है तो ये ग्रो कर जाती है एंड डाटा कम है तो ये श्रिंक कर जाती है और कोई भी अनयूज मेमोरी नहीं पड़ी रहेगी यहाँ पे। नाउ दिस मेथड इज गुड फॉर द डायनेमिक डेटाबेस वेयर डाटा ग्रोज एंड श्रिंक्स फ्रीक्वेंटली। तो जहाँ भी डायनेमिक डेटाबेसेस है जिसमें एकदम से डाटा बहुत बढ़ सकता है या डिलीट भी हो सकता है एट ए टाइम मतलब श्रिंक कर सकता है तो वहाँ डायनेमिक डेटाबेसेस में इस डायनेमिक हैशिंग का यूज अच्छा माना जाता है। तो वो तो एडवांटेजेस हो गए। अब हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं डायनेमिक हैशिंग के। डिसएडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक हैशिंग in this method if the data size increases then the bucket size is also increased।
यदि डाटा साइज इंक्रीज हो रहा है तो बकेट के साइज को भी इंक्रीज करना पड़ता है। दीज एड्रेसेस ऑफ द डाटा विल बी मेंटेन इन द बकेट एड्रेस टेबल। ये जो एड्रेसेस है ये भी कहीं मेंटेन होंगे किसी बकेट एड्रेस टेबल में। दिस इज बिकॉज द डाटा एड्रेस विल कीप चेंजिंग एज बकेट्स ग्रो एंड श्रिंक। ये डाटा एड्रेस भी चेंज होंगे बेस्ड ऑन की बकेट जब ग्रो और श्रिंक कर रही है। यदि ह्यूज नंबर ऑफ डाटा है तो बकेट एड्रेस टेबल भी मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इफ देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन डाटा, मेंटेनिंग द बकेट एड्रेस टेबल बिकम्स टीडियस। तो बकेट एड्रेस टेबल को मेंटेन करना वो टीडियस कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है, मुश्किल हो जाता है थोड़ा। इन दिस केस द बकेट ओवरफ्लो सिचुएशन विल आल्सो अकर। और ऐसे केसेस में बकेट ओवरफ्लो की सिचुएशन बहुत अक्सर करती है, but it might take little time to reach this situation than static hashing। लेकिन static hashing होगी तो बकेट ओवरफ्लो जल्दी आ जाता है, और यदि डायनेमिक हैशिंग का यूज कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाता है, इसमें थोड़ी बाद में आती है। सो इस चैप्टर में तो इतना ही, एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सो चैप्टर 22 में हमने जो टॉपिक देखा दैट इज हैशिंग एंड डीबीएमएस। यहाँ पे हमने हैशिंग पढ़ा, देन ये एग्जाम्पल, फिर टाइप्स ऑफ हैशिंग, इसमें स्टैटिक हैशिंग एंड डायनेमिक हैशिंग देखा हमने। फिर स्टैटिक हैशिंग, operations of static hashing, searching a record, insert a record, delete a record, update a record। फिर जो बकेट ओवरफ्लो की कंडीशन को ओवरकम करने के लिए दो टेक्निक्स है, ओपन हैशिंग एंड देन देयर इज क्लोज हैशिंग। और भी एक कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक हैशिंग के थ्रू है कि स्टैटिक हैशिंग की जो शॉर्टकमिंग्स है उसको ओवरकम किया जा सकता है डायनेमिक हैशिंग से। सो ये है डायनेमिक हैशिंग, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फिर हाउ टू सर्च ए की, फिर हाउ टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड, देन एक एग्जांपल है। फिर एडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक हैशिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक हैशिंग। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।